कि एक छोटा सा अधिकारी ये सब कर सकता है। आप तो हमसे बहुत बड़े हैं संसद महोदय, आप हमसे 100 गुना बड़े हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है हम सभी संसद सदस्यों से, खास करके हमारे समाज से जो आए हैं, ओबीसी से आए हैं, एससी से आए हैं, एसटी से आए हैं और मुस्लिम समाज से आए हैं, इन सबों को एक साथ आवाज उठाना चाहिए। कोई ओबीसी का सांसद आपके पास नहीं आया इस मुद्दे को लेकर? हमारे मंत्री जी नहीं आए और तो छोड़िए, वो तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। अगर आप लोग डिसाइड कर ले तो कोई भी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी को तकलीफ पहुंचे। ठेकेदारी प्रथा में जितना पैसा सारे 10 मजदूरों को मिलता है, उतना पैसा सिर्फ एक ठेकेदार के पास चला जाता है और गरीब हमारा गरीब ही रह जाता है। तो इस देश से ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल खत्म करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली में खड़ा हुआ हूं। मेरे साथ डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के पद से रिटायर्ड डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं। देश के जाने माने कार्डियक सर्जन हैं, इसलिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात अभी एक कही, वो बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी कुछ मिल जाता है झुंझुना जैसा ओबीसी एससी को, तो श्रेय लेने की होड़ जरूर लग जाती है। क्या लगता है आपको कि जो ओबीसी एससी के पॉलिटिशियंस हैं, एक्चुअल में वो कर पा रहे हैं जो जिसको लिए संसद में भेजा जाता है उनको? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। आज उसी की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सारे संसद को, जो एससी, एसटी और ओबीसी की बिलोंग करते हैं और उस समाज से आए हैं और उस समाज के बीच में घूमते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार के तरफ से निजीकरण हो रही है, सरकार जनगणना को कराने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है और ये जो देश के संपत्ति को बेचा जा रहा है, इन सब को रोकने में अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे 281 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आवाज उठा दें तो ये घटना नहीं घटेगी और हमें आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनकी आत्मा को जगाना है इस आपके मंच के थ्रू। आप लोग जागिए, आप अपने हिम्मत दिखाइए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रतिनिधित्व हैं। हम लोग 115 करोड़ आदमी आपके साथ तो नहीं आ सकते, लेकिन 115 करोड़ के आदमी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप में हमारा विश्वास है कि आप हमारी बात को सुन करके हमारी जो प्रॉब्लम है कि देश की संपत्ति को सरकार से न्याय मांगे कि देश की संपत्ति को बेचा नहीं जाए, सिस्टम को ठीक किया जाए। अगर एयर इंडिया नहीं चल रहा है तो उसके सिस्टम को ठीक करें ताकि एयर इंडिया में काम करने वाले और उससे हम उत्पत्ति कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट आदमी किसी चीज से लाभ उठा सकता है तो सरकार तो उससे ज्यादा लाभ उठा सकती है और अपने लोगों को वेलफेयर भी कर सकती है। वो वेलफेयर नहीं मिल पाता अगर आप इसको निजीकरण कर दें, क्योंकि फिर सारे पैसा एक आदमी के कट्टा में हो जाएगा और गरीबी की दायरा जो है बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है हम सभी संसद सदस्यों से, खास करके हमारे समाज से जो आए हैं, ओबीसी से आए हैं, एससी से आए हैं, एसटी से आए हैं और मुस्लिम समाज से आए हैं, इन सबों को एक साथ आवाज उठाना चाहिए और हाथ जोड़ करके सरकार से बोलनी चाहिए कि आप निजीकरण करना को बंद करें, देश की संपत्ति को बेचना बंद करें। इस जो भी देश की संपत्ति में आपको लगता है कि कठिनाई है, वहां पर आप ब्यूरोक्रेट्स को, अफसरों को एक फ्री हैंड दीजिए। वही अफसर जा करके किसी प्राइवेट में अच्छा काम करता है, अगर आप उसको फ्री हैंड देंगे तो आपके लिए भी वो लाभदायक होगा और उससे जो पैसे मिलेंगे आप जनता के सेवा में लगाएंगे। अगर किसी प्राइवेट को मिल जाता है पैसा तो वो जनता की सेवा में पैसा नहीं लगा पाता, हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता। और देश से कॉन्ट्रैक्टरशिप, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करें, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में जितना पैसा सारे 10 मजदूरों को मिलता है, उतना पैसा सिर्फ एक ठेकेदार के पास चला जाता है और गरीब हमारा गरीब ही रह जाता है। तो इस देश से ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल खत्म करें। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर, कि जैसे हमारे जैसे तमाम सारे लोग जो मुद्दे उठाते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, तो जो ओबीसी एससी से आने वाली ब्यूरोक्रेसी है वो भी ऐसा लगता है जैसे उन लोगों से दूरियां बनाने लगते हैं। क्या ओबीसी एससी का ब्यूरोक्रेट अगर सरकार में शामिल है तो पूरी तरीके से उसको नतमस्तक होना ठीक है? नतमस्तक देखिए, उन लोग के पास मैं उन लोग तो बेचारा ही कहूंगा, क्योंकि उनका परिवार है। पद पे आप भी रहे? पद पर हम रहे, लेकिन हम तो डॉक्टर थे। हम डॉक्टर थे और देखिए हर आदमी एक 5 उंगली, आपका ही 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन संसद महोदय जो हैं, विधायक महोदय जो हैं, उनको कुछ भी बोलने की छूट है। और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप डीजीएचएस थे तो आप कुछ नहीं कर पाए क्या? नहीं, मैं तो बहुत कुछ किया
आप बोलेंगे, मैं तो देखिए बैकवर्ड का पोस्ट नहीं भरा जा रहा था, बैकवर्ड को पोस्ट को भरा, 200 रोस्टर को लागू सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में किया, मैंने सारे पोस्टों को मर्ज कर दिया। ओबीसी एससी एसटी को पीजीआई चंडीगढ़ में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था, एम्स में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था। मैंने कहा कि अगर उसकी कैरियर ठीक है तो सिलेक्शन कमेटी 15 मिनट में डिसाइड नहीं कर सकता, और सभी को मैंने प्रमोशन दिलवाया, सभी को मैंने प्रोफेसर बनाया, तो हमने उस किसी की परवाह नहीं की। हमारे बीच इच्छा शक्ति आपकी थी तो आप कर पाए ना। जेपी नड्डा जबकि स्वास्थ्य मंत्री थे। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक छोटा सा अधिकारी ये सब कर सकता है। आप तो हमसे बहुत बड़े हैं संसद महोदय, आप हमसे 100 गुना बड़े हैं, आपका परिवार अधिकार 100 गुना है, 100 गुना बोलने का, 100 गुना करने का। अगर आप लोग डिसाइड कर ले तो कोई भी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी को तकलीफ पहुंचेगा, चाहे किसी तरह का प्रॉब्लम हो। एक देखिए बहुत बड़े राज से पर्दा खोल रहा हूं आज, जो तथाकथित मुखौटे चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, आज मार्केटिंग कर रहे हैं, हमने दिलवा दिया नीट, हमने दिलवा दिया। आप डीजीएचएस थे, यानी कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। अभी आपके मुंह से ही आप सुनेंगे, सर आप जब डीजीएचएस थे आपके सामने ओबीसी का कोई सांसद कभी ये मुद्दा लेकर के आया? मैं तो मैडम को कहा, अनुप्रिया पटेल जी को, कि मैडम मुझे तो मालूम नहीं था कि 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं लागू कर देता। मतलब आप कब से कब तक डीजीएचएस रहे? मैं 2011 दिसंबर से लेकर के 2018 तक रहा। 2011 से 2018 तक रहे। इतने सालों में कोई ओबीसी का सांसद आपके पास नहीं आया इस मुद्दे को लेकर? हमारे मंत्री जी नहीं आए, और तो छोड़िए, वो तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, वो हमको बुला, उनसे बात होती रहती थी, वो ही बोल देती तो नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि फाइल बढ़ा था, आपके पास फाइल नहीं पहुंचा। मैंने कहा मेरे कान में भी डाल देता कोई तो मैं उसको लागू कर देता। कोर्ट का फैसला नहीं, फैसला आता रहेगा, एक पोस्ट खाली कर देते, रख देते, उसका करने का अलग अलग सिस्टम होता है। अगर संवैधानिक अधिकार मिलना है तो उसमें हम कोई गलत कदम थोड़े उठा रहे हैं, हम कोई लॉ के अगेंस्ट थोड़े जा रहे हैं, हम उसको लागू करना था हमें। यानी कि जो नहीं करना चाहता वो सिर्फ बहाना बनाता है। बिल्कुल। अगर मैं तो कहता हूं कि कोई भी काम अगर आदमी सोच ले खाली, तो उसको कराने में, और खास करके खास करके सरकार को, तो एक दिन में लागू हो जाएगा। सफदरजंग में आपने शायद कार्डियक सर्जरी का ऑपरेशन फ्री कर दिया था, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने वहां पर, चूंकि बहुत गरीब लोग आते थे, कार्डियक सर्जन ने वहां से हमारा अनुरोध किया कि यहाँ पर गरीब लोग आते हैं, खेत बेच करके, जमीन बेच करके, अफोर्ड नहीं कर सकते, घर बेच देते हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैंने ऑर्डर पास किया एमएस को कि यहाँ पर जो भी मरीज आएगा उसकी इलाज फ्री होगी। तो हमने एक्शन लिया, हमने डिसीजन लिया कि इसको फ्री होना चाहिए। तो ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है, ऐसा बात कहा जा सकता है और किया जा सकता है। तो यही हम संसद महोदय से भी कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो समस्या है, हम लोग का समस्या यही जो अभी आपने बात किया, इसको आप सब मिल करके 281 संसद सदस्य हाथ जोड़ करके सरकार से बोलें कि हमारी मांग को पूरा करिए, तो पूरा कल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन मुखौटों के लिए जो कहते हैं पहले तो मेहनत नहीं की गई, जब कुछ मिल गया तो हमने किया। उनके लिए आप जैसे लोग एक उदाहरण है कि अगर इच्छा शक्ति है तो कहीं पर भी बैठकर किसी भी पद पर किसी भी सरकार में किया जा सकता है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद नीरज जी। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख